हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक टेक्निकल क्लासेस। देखिए, मैथमेटिकल मॉडलिंग में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना है। मैथमेटिकल मॉडलिंग में बहुत सा प्रॉब्लम देखें, उसके बाद इस प्रॉब्लम में क्या है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है कि ये फिगर मैथमेटिकल मॉडलिंग का दिया हुआ है, कह रहा है कि ड्रा द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द सिस्टम शोन फिगर। जो फिगर में ये सर्किट दिया हुआ है इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सर्किट हमको ड्रा करना है। तो एनालॉजी सिस्टम जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ाए हैं उसके अनुसार ये तीन इक्वेशन जो है आपको याद रखना है। जैसे एफ एस इक्वल टू ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में लाए थे एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स। रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में टॉर्क बराबर आया था टाउ एस इक्वल टू जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा बाई डी टी प्लस के थीटा। और जब आर एल सी पैरामीटर को सीरीज में कंबाइन किया गया था तो ई एस इक्वल टू एल डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस 1/c क्यू। ये था आर एल सी सीरीज सर्किट के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि जब हमको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना हो और ये ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का दिया हुआ है तो उसका कंपैरिजन हम आरएलसी सीरीज कंपोनेंट वाले से करेंगे। यदि ये रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का दिया रहेगा तो उसको हम टॉर्क वाला के साथ करेंगे। टॉर्क वाला जो रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का रहेगा तो पैरेलल कम्बिनेशन, आरएलसी पैरेलल कम्बिनेशन है उसके साथ कंबाइन करेंगे। यानी ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का एनालॉगस जो हम निकालेंगे जनरली वो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करने में वो आरएलसी सीरीज सर्किट के साथ वाला इक्वेशन के साथ, और रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का जो हम एनालॉगस सर्किट ड्रा करेंगे उसका एनालॉजी वो आरएलसी पैरेलल वाले के साथ करेंगे। तो यहाँ पे अब हमको निकालना है इसका, इसमें एक मास एलिमेंट m1 है, फिर डैम्पर एलिमेंट है और m2 मास एलिमेंट, एक स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड मूवेबल है, लेकिन ये डैम्पर का दोनों एंड फिक्स्ड नहीं है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, जो सरफेस है फ्रिक्शन लेस है। पहले मास एलिमेंट में x1 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दूसरे में x2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि एनालॉगस जो करना है तो हम ये इंस्पेक्शन के साथ पता चल रहा है कि ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है और ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम का जो हम कंपेरिजन करेंगे वो आरएलसी सीरीज के साथ। तो ये इक्वेशन 2 है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन 2 को हम हटा देते हैं, सीधा से इसके साथ कंपेरिजन इसका करना है। अब देखिए कि हमको किस किस चीज़ का लगाना है, मास एलिमेंट का लगाना है। तो मास एलिमेंट का जो होता है ये किसके इक्विवेलेंट है, तो इंडक्टर के इक्विवेलेंट है। मास जो है वो इंडक्टर के है। तो सबसे पहले मास एलिमेंट लगा हुआ है तो एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में हम क्या लगाएंगे, एक इंडक्टर लगा दिए जिसको L1 किए। इसके बाद फिर दूसरा एलिमेंट डैम्पर एलिमेंट है और साथ साथ दूसरा फिर क्या जुटा हुआ है, मास एलिमेंट दूसरा। तो दूसरा मास एलिमेंट तो एक और इंडक्टर रहेगा, मास के इक्विवेलेंट इंडक्टर। तो एक और इंडक्टर एलिमेंट हम दूसरा भी लगा दिए इसके सीरीज में, इस मास एलिमेंट के सीरीज में लगा दिए जिसका इक्विवेलेंट L2। क्यों हम ऐसा लिए हैं, मास के जगह पर इंडक्टर क्यों लगाएं, क्योंकि मास एनालॉगस है इंडक्टर के, ये ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में और आरएलसी सीरीज वाले में ये इक्विवेलेंट है, इसलिए यहाँ लगा। इसके बाद यहाँ पे देखें कि ये डैम्पर जो है ये दोनों के लिए है। और ऐसा भी सोचे होंगे कि यदि डैम्पर हम लोग लगाते थे या स्प्रिंग जो लगा रहता था और जिसका दोनों एंड फिक्स नहीं हो तो हम लोग रिजल्टेंट लेते थे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। तो यहाँ पर भी जो इसका b का डैम्पिंग कांस्टेंट का एनालॉगस है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी यहाँ रिजल्टेंट होगा। यानी ये डैम्पर इस मास के लिए भी है और ये डैम्पर इस मास के लिए भी है। तो हम ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में डैम्पर के जगह पर रेजिस्टेंस लगाएं जो दोनों इंडक्टर के लिए हो। तो पैरेलल में लगाएंगे तभी दोनों के लिए रहेगा। तो यहाँ पे हम इसलिए, अगर जो एक के लिए रहता तो सीरीज में रहता, लेकिन दोनों के लिए ये काम कर रहा है इसलिए एक पैरेलल में इसके एनालॉगस में रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस लगा दिए।
फिर इसके बाद देखिए मास एलिमेंट लगा था, इंडक्टर लगा दिए, फिर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का एनालॉगस है इलास्टेंस 1/c, और ये स्प्रिंग सिर्फ मास m2 के लिए है। तो m2 के सीरीज में यहाँ पे लगा देंगे एक कैपेसिटर और जिसका वैल्यू होगा 1/c, और ये कैपेसिटर लगा दिए। फिर पूरा का सर्किट क्लोज करना है, जैसे पूरा का सर्किट क्लोज किए। साथ साथ यहाँ देखिए एक्सटर्नल फोर्स के जगह पर हमारा क्या है, एक्सटर्नल फोर्स के जगह पर ES है, यानी EMF सोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स की जगह पर यहाँ पे हम एक एलिमेंट लगाएंगे जो एनर्जी सोर्स रहेगा ES लगाया गया है जैसे मास एलिमेंट में था। तो ये इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। एक बार फिर से देखिए, मास एलिमेंट है, मास का एनालॉगस से इंडक्टर, एक इंडक्टर लगाएं। इसके बाद डैम्पर है तो डैम्पर को अभी छोड़ देते हैं। दूसरा मास एलिमेंट है तो दूसरा मास एलिमेंट के लिए इंडक्टर होगा, इंडक्टर लगाए, यहाँ सीरीज में था, सीरीज में लगा दिए। अब ये डैम्पर जो है इस मास के लिए M1 के लिए भी है, M2 के लिए भी है, तो दोनों के लिए है, इसलिए क्या किए हैं कि इसके पैरेलल में लगाएं, जो L1 के लिए भी काम करेगा, L2 के लिए भी काम करेगा, दोनों में कॉमन है। फिर इसके बाद ये स्प्रिंग, तो स्प्रिंग सिर्फ M2 के लिए है, तो M2 के लिए ही यहाँ लगाए हैं इसके सीरीज में, L2 के सीरीज में। अब पूरा सर्किट क्लोज कर दिए, और साथ ही साथ फिर यहाँ एक एक्सटर्नल फोर्स के जगह पर ES होता है, EMF सोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के कंपेरिजन में क्या है, EMF, तो एक EMF सोर्स यहाँ पे हम लगा दिए। अब इसमें फिर देखिए कि डिस्प्लेसमेंट के किसके इक्विवेलेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है x1 हो रहा है, इसमें x2 हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट चार्ज के इक्विवेलेंट होगा। तो पहले वाले मास एलिमेंट पर डिस्प्लेसमेंट x1 है, तो यहाँ पे हम लेंगे चार्ज q1, और यहाँ पर भी मास एलिमेंट के लिए x2 है, तो x जो है q के एनालॉगस है, तो यहाँ पे भी चार्ज होगा q2। बस यही इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, जो मास एलिमेंट के एनालॉगस इंडक्टर। अब ऐसे जो भी दिया रहेगा आपको मैकेनिकल सर्किट, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। और इस तरह से आपका ये सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम ख़त्म हो गया। अब इसमें आगे कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए हैं, तो उसको भी हम देख देंगे। लेकिन मैथमेटिकल मॉडलिंग ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। अगला जो पढ़ना है हमको, वो पढ़ रहे हैं रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। तो रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन क्या है, इसका क्या लिमिटेशन है, क्या स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन है, ये सारे थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन इस पर पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेने से जब प्रॉब्लम हम समझ जाएंगे तो तब हमारे अनुसार से आपको थ्योरी समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी। ऐसे इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम बता देते हैं। रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन कोई भी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से उसके स्टेबिलिटी को फाइंड करता है। रिलेटिव स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए ये बनाया गया, सॉरी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कहने का मतलब पूरी तरह से पूर्ण संपूर्ण स्टेबिलिटी, स्टेबल है सिस्टम या अनस्टेबल सिस्टम है। स्टेबिलिटी एक बार और भी ध्यान देना है, स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए एक एस प्लेन पर ध्यान देते हैं। एस प्लेन स्टेबिलिटी प्लेन है जिसका ये पार्ट होता है रियल एक्सिस और ये होता है जे ओमेगा एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस। तो कोई भी सिस्टम को तभी स्टेबल कहेंगे, इसको एस प्लेन बोल रहे हैं। ये जो फिगर बना हुआ है ये एस प्लेन का है, जिसमें
एक्स एक्सिस पर रियल पार्ट को दिखाएंगे कोई भी पोल का, और वाई एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट को दिखाएंगे। तो कोई भी सिस्टम को स्टेबल तभी कहेंगे जब उसका पोल आप लोग समझ रहे होंगे कि कोई भी ट्रांसफ़र फंक्शन का डिनोमिनेटर टर्म को फैक्टर फॉर्म में जीरो के बराबर करेंगे, और जीरो के बराबर करने पर एस का जो भी वैल्यू आएगा वो पोल कहलाता है। जीरोज आप लोग पढ़े होंगे कि जीरो जो है ट्रांसफ़र फंक्शन के नोमरेटर वाले टर्म को फैक्टराइज फॉर्म में जीरो के बराबर करने पर एस का वैल्यू जो आता है उसको जीरोज कहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कि ट्रांसफ़र फंक्शन के डिनोमिनेटर टर्म को इक्वेशन के फॉर्म में जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं तो उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। तो यदि कोई भी सिस्टम का पोल जो है वो राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, देखिए ये एस प्लेन है, इसके इधर राइट हाफ हो गया, इधर लेफ्ट हाफ हो गया। तो अगर जो कोई भी एक भी पोल सपोज दैट मानते हैं कि एस बराबर 3 है तो ये तो इधर लाइज करेगा, और एस बराबर अगर जो -2 है तो ये तो इधर जाहिर सी बात लाइज करेगा, नेगेटिव रहेगा। तो कहता है कि यदि एस प्लेन के लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन अगर जो पोल्स लाइज करे तभी वो सिस्टम स्टेबल होगा। एक भी पोल यदि राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाइज कर देगा तो वो सिस्टम स्टेबल ना होकर के अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम कहलाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि यदि कोई सिस्टम स्टेबल होगा तो उसका जो पोल होगा उसका रियल पार्ट हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, यानी रियल पार्ट यदि नेगेटिव रहेगा तभी ये लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन आएगा। यदि रियल पार्ट पॉजिटिव रहेगा तो वो राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन हो जाएगा और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो सिस्टम को स्टेबल होने के लिए ये फिक्स है कि जो पोल आएगा यानी एस का वैल्यू जो आएगा उसका रियल पार्ट निगेटिव होना चाहिए, यानी लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन होना चाहिए, तभी सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज अनस्टेबल। यदि ओरिजिन पर आ जाता है, जीरो आ जाता है, एस का वैल्यू जीरो आता है तो उस केस में सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है, यानी अंशतः स्टेबल है, थोड़ा सा स्टेबल है। तो यहाँ से इसी सिस्टम के कोई भी सिस्टम को स्टेबिलिटी को फाइंड करने की, कोई सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है उसको फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हेल्प से एक रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन मेथड है जो बताता है कि कोई भी सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो सबसे पहले उस मेथड पर देखने से पहले, उस मेथड के बारे में पूरा रूल रेगुलेशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, कोई सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो उसके लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन QS इक्वल टू क्या दिया हुआ है, QS कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू दिया हुआ है S टू द पावर 4 प्लस 4SQ प्लस एस स्क्वायर प्लस 8S प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस के फॉर्म में दिया रहेंगे जीरो के बराबर, ये जीरो के इक्वेट के बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि इधर कुछ कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। यदि है भी तो उसको लेफ्ट साइड ला करके राइट साइड में जीरो कर लेंगे। तब कहता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इससे ये किसी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, हमको स्टेबिलिटी फाइंड करना है कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो अभी हम सिर्फ मेथड पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे केस आएंगे जो इक्वेशन को, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखते ही हम बता देंगे कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। स्टेबल सिस्टम ऐसे बोले हम फिजिकली तो वैसा सिस्टम जिसका पैरामीटर टाइम के साथ वैरी ना करे वो होगा स्टेबल सिस्टम, और यदि पैरामीटर वैरी कर जाए तो वो अनस्टेबल में आएगा, अनस्टेबल के कैटेगरी में आएगा, यानी टाइम वेरिएंट आ जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे स्टेबिलिटी का डिफिनेशन है कि कोई सिस्टम में यदि बॉन्डेड इनपुट दें तो उसका आउटपुट भी यदि बॉन्डेड हो यानी एक रेंज में हो तो वो सिस्टम स्टेबल कहलाएगा। यदि बॉन्डेड इनपुट देने पर यानी एक रेंज में इनपुट देने पर यदि एक खास रेंज में नहीं आता है आउटपुट तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो पहले हम इस मेथड को देखते हैं। रूथ स्टेबिलिटी क्राइटेरियन में हमको क्या करना है कि सबसे पहले ये जितने भी वेरिएबल हैं उसको लिख लेना है, जैसे s टू द पावर 4, फिर उसके बाद SQ, उसके बाद S स्क्वायर और S टू द पावर 1। ये सारे वेरिएबल को हम लिख दिए पहले।
जितने इक्वेशन में यदि 5 से दिया रहेगा तो 5 से चालू करेंगे, 4 दिया रहेगा 4 से चालू करेंगे। एस टू द पावर 4 हाईएस्ट पावर था तो एस टू द पावर 4 एस क्यू एस स्क्वायर एस 1 और एस 0 तक लाना है, एस टू द पावर 0 तक लाएं, यानी सारे वेरिएबल को लिख लेना है। अब इसको एक एरे बनाना है, मैट्रिक्स जैसे पढ़ते थे उस तरह से एरे बनाना है हमको, रूथ एरे। तो रूथ एरे बनाने के लिए इस सब का कोफिशिएंट लिखना है, तो कोफिशिएंट इसमें भरेंगे। पहले इसका एस टू द पावर 4 है तो एस टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है। अब इसके बाद एक छोड़ देना है, अल्टरनेट लिखना है। एस टू द पावर 4 का लिखें तो यदि इवन वाला लिखें तो सारे इवन वाला का कोफिशिएंट लिखेंगे, ऑड वाला को छोड़ देंगे। तो एस टू द पावर 4 का लिखें, इसका छोड़ देंगे। एस स्क्वायर का कितना कोफिशिएंट है 1 है, फिर ये छोड़ देंगे, ये भी कितना है 1 है, ये लिख दिए 1 1 1। एक एक अल्टरनेट कोफिशिएंट लिखे हैं। उसके बाद फिर अगले वाला ऑड वाला जो बचा उसको लिखेंगे, यहाँ पे 4, फिर यहाँ 8 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 0। ये अल्टरनेट सबका कोफिशिएंट लिख लेना है। पहले सबसे पहले एक बार फिर से ध्यान दीजिए, एस टू द पावर 4 का कोफिशिएंट एस टू द पावर 4 से था तो एस टू द पावर 4 का लिखें, फिर एक छोड़ देना है, फिर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, फिर एस के पावर 1 का कोफिशिएंट नहीं लिखना है, एस टू द पावर 0 का कोफिशिएंट 1 है, ये लिख दिए। फिर जब अब यहाँ इवन वाला पावर वाला लिख दिए कोफिशिएंट, तो अगली बार ऑड वाला पावर जो रहेगा वो लिखेंगे। यही दो केस आएगा, 4 लिखें फिर यहाँ 8 लिखें, फिर कुछ नहीं था तो यहाँ 0 लिख दिए। तो ये पहले लिख लेना है। इसके बाद हमको क्या करना है, अगला जो ये सब भरना है इसके जैसा भी, तो इसमें एलिमेंट कैसे भराएंगे, तो हमको सबसे पहले ये करना है। इसके जगह पर यहाँ पे क्या आएगा, इसके जगह पर करने के लिए पहले यहाँ से यहाँ गुना करना है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल। कोई दिमाग न लगा करके पहले ये गुना कर लेंगे वैसा नहीं करना है, यानी कि पहले ये गुना करना है, प्रिंसिपल डायगोनल ये नहीं, पहले इसको गुना करना है यहाँ से यहाँ, इसमें गुना किए, उसके बाद इसको यहाँ से गुना करना है। पहले 1 to 8 में मल्टीप्लाई किए तो 1 to 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 1 से 8 में मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, फिर माइनस देना है और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, और बट्टा में हमेशा ये एलिमेंट से भागा देना है, यानी 4 से भागा दिए। एक बार फिर से सुनिए क्या करना है हमको, पहले ये वाला डायगोनल को यानी प्रिंसिपल डायगोनल को हमको मल्टीप्लाई करना है, ये सेकेंडरी डायगोनल होता है। तो 1 में 8 से गुना किए 8, फिर 4 में 1 से गुना किए 4, और हमेशा इस एलिमेंट से ही भागा देना है गुना करके। पहले इसमें गुना किए, जो आया वो लिखें, फिर बीच में माइनस, फिर 4 में 1 से गुना किए जो लिखें, और बट्टा में हमेशा 4 लिखना है। तो ये हो जाएगा 8 में से 4 जाएगा 4, उल्टा थोड़ा सा हो रहा है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले ये गुना करना है 4 में 1 से, प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, ये इससे गुना करेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें करना है। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, फिर 1 में 8 से गुना करेंगे तो -8, और बटा में हमेशा 4 लिखना है। तो कितना हो जाएगा, 4 में से 8 जाएगा तो -4 बटा 4 कितना होगा -1। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे -1, तो ये हटा देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे -1, इसके जगह पर -1 आया। कैसे लिखें, तो पहले 4 को 1 से गुना करना है, यानी फर्स्ट इस एलिमेंट से इसमें गुना करना है, जो आएगा वो लिखना है, फिर माइनस में इसमें गुना करना है, और बट्टा हमेशा 4 से देना है, भागा ये यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा उसी से भागा देना है। फिर नेक्स्ट में क्या करना है हमको, फिर वही काम करना है, 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे। अब ये वाला हटा देते हैं, अब देखिए क्या करना है, अगली बार फिर हमको यही करना है, 4 में 1 से गुना करेंगे, जो आएगा सो लिखेंगे, और माइनस फिर ये वाला इससे गुना करना है,
1 से यहाँ गुना करना है और भिन्न भागा हमेशा 4 से देना है। तो 4 माइनस 4 इंटू 1 हो गया 4 और माइनस 1 इंटू 0 0 और बट्टा में 4, तो ये कट करके 1 आ जाएगा, यानी इसके जगह पर हमको लिखाएगा 1, यानी इस एलिमेंट के जगह पर हो गया 1। फिर इसके बाद ये अगला एलिमेंट रहता तो अगला एलिमेंट इससे गुना करते, फिर माइनस यहाँ पे करते इस एलिमेंट से, लेकिन है ही नहीं तो उसके सामने 0। फार्मूला लिख देंगे जनरल फॉर्म में, ऐसे A1 B1 C1 करके हम लिखेंगे अभी पहले, तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन लिए हैं और समझा रहे हैं, बहुत सिंपल है। फिर अगली बार क्या करना है, ये एलिमेंट तो भरा गया, फिर इसके बाद अगला बार फिर यही प्रोसेस करना है, ये हटा देते हैं। अब अगला जो भरना है नेक्स्ट एलिमेंट, उसमें फिर यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे, तो -1 इंटू 8 -8, फिर ये वाला गुना करेंगे तो 1 गुने 4 हो गया, माइनस देना है 4 और बट्टा में हमेशा ये वाला एलिमेंट जो ऊपर वाला जस्ट है उससे भागा देना है, तो -1। फिर ये कितना आएगा, तो ये आया -8 -4 -12 और -12 में 1 से भागा देंगे -1 से, तो +12 आ जाएगा, यानी इस एलिमेंट के जगह पर हम लिखेंगे 12। ये सब कैलकुलेशन आपके माइंड में करना है और यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वही सिर्फ लिखना है। नेक्स्ट अगला जो होगा -1 इंटू 0 और -4 इंटू 0 और बट्टा -1, तो 0 -0 और 0 में 1 से -1 से भागा देंगे तो 0 आएगा। जब ये हो गया 0 तो अगला एलिमेंट भी नहीं है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला फिर यहाँ इसके सामने लिखना है, तो फिर यहाँ करेंगे 12 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 12, -1 में 0 से गुना करेंगे तो -0 यानी और बट्टा फिर 12, तो ये हो जाएगा कितना, फिर कट करके 1 आ जाएगा। तो इसके जगह पर फिर से हमको लिखना है 1 होगा और फिर यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, 12 में 0 से 0 होगा, फिर -1 0 यानी ये 0, ये भी एलिमेंट 0 आएगा। यानी मेथड में हमको यही काम करना है। एक बार फिर से इसको समझाते हैं हम आपको, लेकिन करना क्या है, अब देखिए इसको इससे स्टेबिलिटी कैसे फाइंड होगा। तो स्टेबिलिटी फाइंड कैसे होगा कि हमको रूट एरे के फर्स्ट कॉलम को देखना है। रूट एरे के ये जो रूट एरे बना इसके पहले कॉलम को देखना है, ये वाला कॉलम। इस कॉलम में देखना है कि यदि साइन चेंज हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, यहाँ से यहाँ आने पर कोई साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्लस से माइनस आए फिर साइन चेंज हो गया। प्लस था पहले, फिर माइनस हो गया, फिर माइनस से फिर यहाँ प्लस हो गया और फिर प्लस से प्लस ही रहा। तो यदि रूट एरे के ये जो रूट एरे बनाया गया इसके फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज होते हैं तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएंगे। लेकिन यदि साइन चेंज नहीं होता, इसका भी प्लस रहता, ये भी प्लस है, ये भी प्लस आता और ये भी प्लस आता, तो यदि साइन चेंज नहीं, चिन्ह चेंज नहीं हो, चिन्ह में परिवर्तन नहीं हो तो सिस्टम अस्टेबल होगा। इट मीन्स एक भी पोल राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन नहीं जाएगा, सारा पोल लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन निकलेगा। यानी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका एस का वैल्यू निकालिएगा तो ये बताएगा जितना साइन चेंज हुआ है कि जितना बार साइन चेंज करेगा उतना पोल राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाइज करेगा। दैट मीन्स उतना एस का वैल्यू पॉजिटिव रियल पार्ट के साथ आएगा। तो यहाँ साइन चेंज कितना बार हो गया, 2 बार साइन चेंज हो गया। देखिए पहले प्लस से प्लस आए, कोई साइन चेंजिंग नहीं, फिर प्लस से माइनस आए, 1 बार साइन चेंज हुआ, फिर माइनस से माइनस नहीं रहा, माइनस से प्लस हो गया, यानी 2 बार साइन चेंज हुआ, फिर प्लस से प्लस ही रह गया। यानी जितना बार साइन चेंज करेगा उतना पोल इस एस प्लेन के राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन आएगा। यानी इस इक्वेशन को यदि सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद 4 गो एस का वैल्यू आएगा। तो एस के पावर 4 है तो 4 एस का वैल्यू आएगा। इसका तब 2 गो एस का वैल्यू जैसा रहेगा जो राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन रहेगा और 2 गो लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। हो सकता है कोई 0 भी हो, लेकिन ये फिक्स है कि 2 गो हमेशा राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन आएगा। इसलिए सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल होगा। एक बार फिर से ध्यान रखना है, यदि रूट एरे के फर्स्ट कॉलम में
पहले कॉलम में साइन चेंज होता है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, और जितनी बार साइन चेंज होगा उतना पोल राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाइज करेगा। यदि एक भी साइन चेंज नहीं होगा रूट एरो के फर्स्ट कॉलम में तो सिस्टम का कोई भी पोल राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन नहीं लाइज करेगा और वो सिस्टम स्टेबल होगा। अब टेबल को फिर से एक बार हम बना देते हैं ताकि आपको मेथड में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए पूरे चीज़ को हम मिटा करके और एक बार फिर से बना देते हैं, यही प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हमको रूट एरे बनाना है, रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन पढ़ना है। तो ये मेथड है सिस्टम के एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को फाइंड करने का, दैट मीन्स संपूर्ण उसके स्टेबिलिटी को फाइंड करना है, यानी पूरा बताएगा कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ऐसा नहीं बताएगा कि मार्जिनली स्टेबल है या कितनी मात्रा में स्टेबल है या कितनी मात्रा में अनस्टेबल है, ये नहीं बताएगा, डायरेक्टली स्टेबल और अनस्टेबल बताएगा। तो सबसे पहले रूट एरे बनाएंगे हम। रूट एरे कैसे बनेगा, तो हमको क्या करना है कि जितना भी टर्म्स हैं एस वाले उसको लिख लेना है, यानी एस टू द पावर 4, फिर एस टू द पावर 3, एस स्क्वायर, एस टू द पावर 1 और एस टू द पावर 0 सबका लिख दिए। 4 से था तो 4 से चालू किए, यदि 6 से रहता तो 6 से चालू करते, 5 से रहता तो 5 से चालू करते, जितना रहेगा वो सारे टर्म को लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है कि एस टू द पावर 4 से है तो पहले वाला का कोफिशिएंट एक एक अल्टरनेट करके लिखना है, यानी एस टू द पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 लिखें, इसको छोड़ देना है। फिर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है 1 लिखें, फिर इसको छोड़ देना है, इसका एस के पावर 0 का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दिए। फिर जब जो छोड़े हैं उसको लिखना है, तो 4 का लिखें एस क्यू का, फिर ये वाला तो छोड़ना है, अभी ये वाला लिखना है तो 8, और फिर अगली बार कोई नहीं है तो 0 लिख दिए। ये चीज़ पहले कर लेना है अल्टरनेट लिख करके। अब उसके बाद करना क्या है कि 4 से, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, 4 से इसमें गुना करना है पहली बार, तो 4 से 1 में गुना किए तो 4 आया, फिर बीच में माइनस देना है, फिर 1 से 8 में गुना करना है तो कितना हो गया 8, और भागा इस एलिमेंट से देना है ऊपर वाला एलिमेंट से, तो इसमें भागा देंगे तो 4 से, तो कितना आ गया 4 में से 8 जाएगा -4, और -4 में 4 से भागा देंगे तो -1, यानी इसके जगह पर जो वैल्यू लिखाएगा वो कितना लिखाएगा -1। तो ये रूट एरे को हमको फुल करना है, -1 हो गया। फिर अगली बार क्या करना है कि इससे गुना करना है इसमें, तो 4 से 1 में गुना किए 4 यहाँ, और फिर 1 से इसमें 0 में गुना करना है तो -0, और बटा भागा देना है हमको हमेशा 4 से फर्स्ट, यानी जो जिस कॉलम जिस रो को हम भर रहे हैं उस रो के पहले वाले रो में फर्स्ट एलिमेंट से ही हमको भागा देना है, तो 4 में 4 से भागा देंगे 1 आएगा, यानी इसके जगह पर कितना लिखाएगा 1। अब ये कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करना है या कैलकुलेटर से कीजिए जैसे करें। फिर इसके बाद अगला एलिमेंट यहाँ पे रहता कुछ तो इससे इसमें गुना करते, माइनस यहाँ 0, अगला एलिमेंट में 0 से गुना या जो भी रहता उससे करते, लेकिन है ही नहीं तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करना है, अब ये सब हो गया, अब इसको हटा देते हैं। अब ये कॉलम जब भरा गया तो फर्स्ट वाला का काम ख़त्म हो गया। अब नीचे वाला का देखिए, यहाँ पे 8 है। अब हमको इससे इसमें गुना करना है, यानी -1 से 8 में गुना करेंगे, तो -1 से 8 में गुना करेंगे -8, फिर 4 से 1 में गुना करेंगे, माइनस बीच में देना है 4, और बटा भागा देना है इस एलिमेंट से -1, तो -12 बटा -1 + 12 हो जाएगा। फिर अगली बार 1 से 0 में गुना करना है, इस 1 से 0 में गुना करेंगे, ये हटा देते हैं पहले वाला, और इसके बाद 1 से -1 से 0 में गुना करेंगे तो -1 × 0 -0, या जो भी 0 हो गया +0, और फिर 4 से 0 में करेंगे तो भी 0, और बटा -1, तो कुछ भी रहेगा 0 -1 0 आएगा यहाँ। अगला एलिमेंट ही नहीं है तो इसके सामने हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करना है, अगला बार फिर वही काम करना है। अब 12 से 1 में गुना करेंगे तो 12, और -1 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 12 - 0, और भागा 12 से देंगे तो ये आ जाएगा 1 आया। फिर इसके बाद अगला एलिमेंट भरना है हमको,
तो ये 12 से 0 में गुना करेंगे तो 0 माइनस 0, ये 0 होगा, फिर अगला एलिमेंट भी नहीं है तो 0 होगा। इस तरह से आपको रूट एरे कंप्लीट कर लेना है। जब रूट एरे कंप्लीट हो गया तो अब इसके बाद सिस्टम के स्टेबिलिटी को फाइंड करना है कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो उसके लिए हम रूट एरे के फर्स्ट कॉलम को देखेंगे। यदि रूट एरे के फर्स्ट कॉलम में साइन चेंज हुआ है तो कितनी बार साइन चेंज हुआ है। सबसे पहले यदि साइन चेंज हुआ है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, साइन चेंज नहीं हुआ है तो सिस्टम स्टेबल होगा। अब साइन चेंज हुआ है तो कितनी बार साइन चेंज हुआ है, जितना बार साइन चेंज होगा, चिन्ह चेंज होगा, उतना पोल राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाइज करेगा। तो यहाँ देखिए पहले प्लस था, फिर प्लस ही रहा, अभी तक कोई साइन चेंज नहीं, यहाँ पे माइनस हो गया, यानी एक बार साइन चेंज हो गया, फिर माइनस से प्लस हो गया, यानी एक बार और साइन चेंज हो गया, फिर प्लस से प्लस ही रहा, यानी 2 बार साइन चेंज हो गया। तो 2 बार यदि साइन चेंज हो गया, इसका मतलब है कि 2 पोल एस प्लेन के राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाइज कर रहे हैं, जिसके कारण सिस्टम अनस्टेबल होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर आगे दिन नेक्स्ट डे हम बताएंगे रूट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन के बारे में, थ्योरी, उसका लिमिटेशन क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। और फिर अगले दिन जब हम बताएंगे तो ये सब एलिमेंट नहीं लिखा रहेगा, इसके जगह पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे लिखा रहेगा। और फार्मूला हम बताएंगे कि A1 माइनस A2 A3 माइनस B2 करना है, जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आप लोग पढ़ते हैं। अभी यहाँ डायरेक्ट हम प्रॉब्लम बता दिए थे। ठीक है, थैंक यू।